हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत सुंदर सा चैप्टर जिसका नाम है आर्यंस। तो आप सभी को पता है कि भाई आर्य कल्चर या जो आर्यंस है वो इंडिया में किस तरह से मूव करके आए थे। बहुत सारी अलग अलग थ्योरी है, इस पर हमें डिस्प्यूट नहीं करना है। कई लोग उन्हें इंडियन ओरिजिन का मानते हैं, कुछ का कहना है कि वो मूव करके आए थे वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया वाले रीजन से। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं। फिलहाल के लिए जो हमारा ये चैप्टर है इसको हम नाम दे सकते हैं वैदिक एज या फिर वैदिक काल। लेकिन वैदिक काल जो है वो हमें किससे दिखाई देता है? इन्हीं आर्य नस्ल के लोगों से। ओके, तो ये जो चैप्टर एनसीईआरटी में दिया है इसका नाम है आर्य संस्कृति की पहचान, जहां पर ये थोड़ा सा आर्यन कल्चर के बारे में बता रहा है। क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स थे इनके बारे में, इन लोग का लाइफस्टाइल कैसा था, इनका ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था, इनकी पसंद क्या हुआ करती थी, क्या रिलीजियस बेस इनका दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम क्विकली करेंगे एक छोटा सा रिवाइज, क्योंकि काफ़ी कुछ ऑलरेडी हम पढ़कर आ चुके हैं हमारे हिस्ट्री के प्रीवियस जो भी चैप्टर्स हुए हैं। तो फटाफट एक क्विक रिवीजन देते हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं, देखिए बच्चों, हिस्ट्री है। हिस्ट्री का 3 पोर्शन है। फर्स्ट जिसे आप बोल रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड वन जिसे आप बोल रहे हैं मिडेवल हिस्ट्री, एंड द लास्ट वन जिसे आप बोल रहे हैं क्या, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो हम अभी कौन सा सेक्शन करें? एंशिएंट हिस्ट्री या फिर जिसे आप बोलते हैं प्राचीन भारत का इतिहास या फिर प्राचीन इतिहास कहा जाता है। इस एंशिएंट हिस्ट्री की अगर मैं क्रोनोलॉजी की बात करूं या फिर इसके ओवरऑल टाइम पीरियड की बात करें, तो हमें जब से भी ज्ञान मिल रहा है, जानकारी मिल रही है, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल रहे हैं, वहां से हम मानकर चल रहे हैं प्राचीन इतिहास की शुरुआत है। और इसकी शुरुआत हम मानकर चलते हैं मोटा मोटा कि 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर लगभग 2 लाख बीसी से लेकर लगभग 750 एडी तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर 750 ईस्वी तक का जो पूरा टाइम पीरियड है उसको हम प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। ओके, अब इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री का, उसे हम क्या बोलते हैं? पाषाण काल या फिर इसे स्टोन एज कहा जाता है। पाषाण काल का समय कब से स्टार्ट होगा? वही 2 लाख से स्टार्ट होता है। और कब तक इसका हमें समय दिखाई देता है? अप्रॉक्स जो मैं अगर समय की बात करूं तो वो हमें दिखाई देता है लगभग 3000 बीसी या 3000 ईसा पूर्व तक दिखाई देता है। ठीक है, पाषाण में पूरा पाषाण पढ़ा था, मध्य पाषाण पढ़ा था, फिर नव पाषाण पढ़ा था। ओके, फिर पाषाण काल में ही हमने एक और चीज जोड़कर पढ़ लिया था जिसे आप क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाण काल। यानी ये स्टोन एज में ही जब ह्यूमंस मेटल यूज करना चालू करते हैं तो उसे हम चाल्कोलिथिक, चाल्को मीन्स कॉपर, लिथिक मतलब स्टोन टूल्स का यूज करेंगे मेटल के साथ मिलाकर, तो उसको चाल्कोलिथिक एरा कहते हैं। वो हमें कब से कब तक दिखाई देता है? अप्रॉक्स 300 बीसी से लेकर आगे 1000 ईसा पूर्व के आसपास तक दिखता है। स्टोन एज के बाद जो हमने नेक्स्ट लास्ट चैप्टर डिस्कस करा था उसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर उसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का अलग अलग टाइमलाइन है, थोड़ा बहुत वेरी करता है। जो हमें प्रॉपर दिखाई देता है वो कब से? 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ते हैं। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? तो लगभग 1500 ईसा पूर्व में। और इसे हम किस नाम से जानते हैं? वैदिक एज या फिर इसे वैदिक काल कहा जाता है, जो शुरुआत होता है 1500 से और लगभग कब तक जाता है? 600 ईसा पूर्व तक जाता है। ओके, अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आप देखोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता 1750 के आसपास डिक्लाइन होने लगता है और वैदिक एज क्या आ रहा है? 1500 के आसपास आ रहा है। तो एग्जैक्टली ये 250 साल का हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। माना जाता है उत्तर हड़प्पा काल के नाम से इसे संज्ञा दी जाती है। और उत्तर हड़प्पा काल में क्या होता है? तो यहाँ पर लोग जो है ना वो धीरे धीरे एक इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। लेकिन लेटर हड़प्पन एज में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाती है। ओके, तो वापस से आपको ध्यान रखना है ये वो टाइम पीरियड होगा 1750 बीसी के आसपास, जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगरीय ढांचे, जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, नगरीय ढांचे को छोड़ते हुए ग्रामीण ढांचे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ये बिखरी हुई सी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। जो इसका नगरीय ढांचा था वो ऑलमोस्ट खत्म होने लग जाता है। और उसी बीच हमें पता लगता है कि
एक नया टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, एक नया कल्चर दिखाई देता है, नए चेंजेस दिखाई देते हैं, जिसे हमने वैदिक काल के नाम से जाना, जिसके बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। इसका प्रॉपर टाइमलाइन जो है वो ये दिखाई देता है 1500 टू 600 BC के आसपास। ओके, अब वैदिक जो काल है इसमें हमें एक नस्ल के लोग दिखाई दिए जिसे हम आर्यंस कहते हैं। अब आर्यंस को लेकर बहुत सारी थ्योरी है। कुछ लोग उन्हें इंडियन ओरिजिन का मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं वो पोलार रीजन से आए थे, ध्रुवीय क्षेत्र से आए थे, कुछ का कहना था कि सेंट्रल एशिया से मूव करके आए थे, कुछ वेस्टर्न एशिया की बात करते हैं। तो बहुत सारी थ्योरीज है। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी पर हम बात करेंगे। मोस्ट एक्सेप्टेड मतलब जो बुक बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम ये किताब यहाँ पर कवर करें RS शर्मा जो हमारी है 11th क्लास की ओल्ड NCERT, तो किताब में यही बोला गया है कि ये जो आर्यंस है वो बाहर से मूव करके आए, और जब आर्यंस बाहर से मूव करके आते हैं तो ऐसा नहीं था यहाँ पर इंडियंस नहीं थे, ऑलरेडी भारतीय मूल के लोग थे, उनके साथ आर्यंस की लगातार लड़ाई होते हुए हमें दिखाई देती है। यानी भारतीय कबीलाओं और आर्यन के कबीलाओं के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं आर्य और गैर आर्य के बीच में होने वाली फाइट या फिर छोटे मोटे बैटल्स होते हुए दिखाई देते हैं। आपने एक बहुत फेमस बैटल का नाम भी सुना होगा, दसरागे युद्ध। तो आर्यंस से भी लड़ते थे और आर्यंस नॉन आर्यंस यानी जो इंडिया के मूल थे उनसे भी लड़ते थे, ठीक है। अब आर्यंस के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कई लोग बोल देते हैं कि आए भाई विदेशी थे ये और आकर रूल करने। नहीं, देखो रूल तब होता है ना जब आप पे किसी और देश या किसी और क्षेत्र का व्यक्ति शासन करे, लेकिन वो आपके फेवर में ना करे, वो आप पर रूल करे और यहाँ से जितना भी प्रॉफिट मिले, जो भी बेनिफिट्स मिले, उसे अपने किसी क्षेत्र में यूज करे वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर कोई दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति आए और आकर भारतीय ही संस्कृति को अपना ले, अपनी संस्कृति का काफ़ी कुछ दे और यही में रच बस जाए और यही के विकास पर काम करे, तो उसे क्या बोलेंगे कि भारतीय हो गया ना। ऐसे भारत में बहुत सारे अलग अलग नस्ल मूल के लोग जो हैं मिलकर रह रहे हैं, जो आज हमें इंडियन डाइवर्सिटी के रूप में दिखाई देता है ना। चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं। तो बस यही था, ये छोटा सा रिवीजन आपको ध्यान रखना है, क्रोनोलॉजी, क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं 1 बाय 1, तो इसमें नई चीज़ें ऐड होते जाएंगी। तो सबसे पहले स्टोन एज के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आर्यन वाला चैप्टर जिसको हम वैदिक एज के नाम से जानते हैं। लेकिन वैदिक एज में जाने से पहले वैदिक एज के भी 2 पार्ट्स होंगे, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, वो सब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो वैदिक एज में जाने से पहले ये थोड़ा सा आर्यंस के बारे में बता रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है जो आर्यंस को अलग कर देती है, बिल्कुल डिफरेंट, अलग से दिखने लग जाएंगे। कोई भी अगर आपको ये पॉइंटर्स बोलेगा ना, आप क्लिक करेगा दिमाग में, अच्छा ये तो आर्यंस का कल्चर है, वो लोग इस तरह से किया करते थे। आ रहा है समझ में? तो वो कल्चर ही यहाँ पर आपको राइटर समझाने वाला है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहा करिए वीडियो आने के बाद, ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। लास्ट सेशन में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, कुछ बच्चों ने ही आंसर दिए, तो प्लीज़ आंसर देते रहा करिए, ठीक है। आते हैं हम आर्य संस्कृति की पहचान। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि हमें पता कैसे लगा आर्यंस के बारे में। आपको कैसे पता लगा, हमें कैसे पता लगा? हमें तो बुक से पता लग रहा है, लेकिन हिस्टोरियंस को कैसे पता लगा? तो यहाँ पर बोल रहा है कि वैदिक, ईरानी और यूनानी। ध्यान से सुनिएगा, वैदिक, ईरानी, यूनानी। वैदिक किसे बोल रहा है? जो इंडिया में हमें आर्यंस का कल्चर दिखाई दे रहा है, उसे हम वैदिक कल्चर या वैदिक एज के नाम से जान रहे हैं। तो ये रहा भारत। भारत में तो आपको वैदिक जितने भी ग्रंथ होंगे। अब आप बोलोगे कि क्या आर्यंस लिखना पढ़ना जानते थे? तो देखो, आर्यंस पढ़ना जानते थे। जो आर्यंस से उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही कठिन जो शब्दों के श्लोक थे उनका वो प्रयोग करते थे, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। और वो जो है सारी चीज़ें, जो भी उनका ज्ञान था, मौखिक रूप से उच्चारण करते हुए आगे आगे जनरेशन में लेकर जाते थे। और थोड़ी एक और चीज़ सामने आती है कि जो संस्कृत है ना, संस्कृत को लिखा हुआ पढ़ना और संस्कृत को उच्चारित करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। संस्कृत का उच्चारण बहुत प्योर, बहुत शुद्ध होता है, जो कि लिखे हुए को अगर आप उच्चारित कर रहे हो तो शायद उसमें गड़बड़ हो जाए, लेकिन अगर आप मौखिक रूप से लेकर जा रहे हो तो वो बहुत क्लियर रहता है। ओके, तो ये आर्यंस जो है, क्योंकि वो लोग श्लोक संस्कृत के माध्यम से चीज़ों को आगे लेकर जा रहे थे, तो वो थोड़ा सा बोलकर उच्चारित करके ही
जो भी उनका बोल सकते हैं एक तरह से उस समय की जो भी चीज़ें थी उसको आगे लेकर जा रहे थे, ठीक है। लेकिन काफ़ी समय के बाद एक समय आता है जब ये महसूस होता है कि अब ये जो भी मौखिक रूप से चीज़ें चली आ रही हैं इनको लिपिबद्ध करना ज़रूरी है और उसको लिखा गया। तो वैदिक टेक्स्ट जितने भी हमें मिलते हैं, वैदिक टेक्स्ट में वेद भी आता है, ब्राह्मण भी आता है, आरण्यक भी आता है, उपनिषद भी आता है। तो वैदिक टेक्स्ट का मतलब केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नहीं, वैदिक टेक्स्ट या फिर वैदिक जितने भी हमें साहित्य दिखाई देते हैं उसमें ये सारे वैदिक ग्रंथ आ जाएंगे, वेद आ जाएगा, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो यहाँ पर राइटर यही बोलता है कि जितने भी वैदिक साहित्य हमें मिले हैं, भले वो बाद में लिखे गए लेकिन उसमें कुछ बोला जा रहा है ना, ऐसे ही जितने भी हमें ईरानी साहित्य मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि आर्यंस को लेकर बहुत सारी थ्योरी है तो आर्यंस का संबंध ईरान से भी लगाया जाता है। किधर है भाई ईरान, ये रहा। तो जितने भी हमें ईरानी साहित्य मिले हैं, इसी तरह जो हमें यूनानी ग्रंथ मिलते हैं, इधर आ जाओ ग्रीस, ये रहा हमारा इधर यूनानी ग्रंथ। तो वैदिक, ईरानी, यूनानी, यहाँ के जितने भी आपको ग्रंथ मिलते हैं, इसके अलावा विभिन्न आद्य हिंद यूरोपीय भाषा के सजातीय शब्दों, यानी आद्य हिंद यूरोपीय, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहाँ चलती है, ये वाला जो पूरा रीजन है, यूरोप और इंडिया वाला रीजन। तो यहाँ पे जितने भी अलग अलग टाइप की भाषा लैंग्वेज में हमें वो दिखाई देते हैं, वर्ड्स दिखाई देते हैं, उनकी सहायता से आर्य संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को निर्धारित किया गया है। थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो, आपको आर्यन कल्चर के बारे में आगे जब बढ़ोगे, हम थोड़ा थोड़ा करके आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई देती हैं आर्यंस के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, जैसे घोड़ा, जैसे यज्ञ, ओके, आरी वाले पहिए, ओके, पशुपालन। तो ये जो आर्यंस का एक स्पेसिफिक हमें दिखाई देता है ना फीचर आर्यंस का, कि ये चीज़ें इनकी हाईलाइट होती थी। तो यहाँ पर राइटर यही बोल रहा है कि आर्य संस्कृति के इन स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में हमें कैसे पता लगा कि वो यज्ञ करते थे, उनके लाइफ में घोड़े का बहुत इंपॉर्टेंस था। तो हमने जब इन टेक्स्ट को पढ़ा, चाहे वैदिक हो गए, चाहे ईरानी हो गए, यूनानी हो गए, वैदिक, ईरानी, यूनानी, यहाँ पे हमें वो टर्म्स बहुत हाईलाइटेड मिले। बार बार यज्ञ आहुति की बात कर रहा है, बार बार घोड़े के महत्व को दर्शा रहा है। इतना ही नहीं, कई सारे इंडो यूरोपियन हमें वर्ड्स दिखाई देते हैं और वो वर्ड्स जो है वो भी इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें पता लगता है कि जो भारत में आर्यंस थे उनकी लाइफ में गाय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और गाय का इंपॉर्टेंट रोल होने की वजह से बहुत सारे ऐसे आर्यंस के टाइम पीरियड में, वैदिक टाइम पीरियड में शब्द हैं जिस शब्द में गाय दिखाई देती है, जैसे गोधुली, ओके, गविष्टि, ओके। तो ये जो टर्म्स थे वो उनके डेली लाइफ के थे। गोधुली मतलब होती है जो सांझ की बेला होती है, जब सनसेट हो रहा होता है ना, हल्का हल्का शाम होता है, तो उसको उस समय ना गाय दौड़कर अपने घर की तरफ वापस आती है। उस समय गाय को चरने के लिए छोड़ दिया जाता था और वो शाम को दौड़ के खुद अपने घर की तरफ आती थी, तो धूल उड़ता था, तो उसको इंडिकेट किया गया गोधुली। और ये वो टाइम है जिसको हम बोलते हैं संध्या बेला, ओके। इसी तरह एक और टर्म यूज किया जाता है गविष्टि। तो आर्यंस जब भी वॉर लड़ने जाते थे, बेसिकली वो गाय के लिए वॉर लड़ते थे, तो उसको क्या बोलते थे, वॉर लड़ने के लिए टर्म क्या यूज कर रहे थे, गविष्टि, ओके। तो बेसिकली जब कोई वर्ड, किसी भी चीज से संबंधित कोई शब्द बार बार कहीं यूज किया जा रहा है, इसका मतलब है उसका आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, ओके। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही बताया गया है कि जो भी हिंद यूरोपीय भाषा थी, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी, उसमें बार बार ऐसे कई सारे वर्ड्स यूज हुए हैं जो क्या दिखाता है, आर्यन संस्कृति को दर्शाता है या आर्य कल्चर को दिखाता है। आई होप यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस आप समझ चुके हैं, आगे बढ़ जाते हैं। पता कहाँ से लगा, मतलब जब भी मैं आगे पढ़ाऊंगी पता कहाँ से लगा, तो ये डिफरेंट टेक्स्ट है। इसके अलावा जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज हुए उनसे हमें इसके बारे में पता लगा। नेक्स्ट, प्राचीन ग्रंथों में ऋग्वेद 1500 BC, जैन अवेस्ता 1400 BC, इलियड और ओडिसी 900 to 800 BC, ये हमारे कुछ प्राचीन ग्रंथ है जो हमें दिखाई देते हैं। अगर मैं प्राचीन ग्रंथों की बात करूं, यहाँ के जो ग्रंथ हैं, तो बोल रहे हैं कि ये अलग अलग क्षेत्र के प्राचीन ग्रंथ हैं। ऋग्वेद सबको पता है, जो हमारे वैदिक टेक्स्ट हैं उसमें सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद ही दिखाई देता है। 1500 ईसा पूर्व के आसपास की कहानी ये बताता है। जिंद अवेस्ता इधर दिखाई देता है। ये जो पर्शियन वाला रीजन है ना, गल्फ ऑफ
फारस की खाड़ी, यहाँ पर हमें दिखाई देता है जिंद अवस्था जो किताब है वो। तो ये सारे ऐसे टेक्स्ट हैं या ऐसी बुक्स हैं जो हमें जो हमें आर्यंस के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। प्लीज़ आप लोग मैप को यूज़ करा करिए। मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लो। जो एटलस अगर पढ़ा भी है तो पढ़ा जो भी है अगर आपके पास में तो चलेगा, नहीं है तो आप ये परचेस कर लो। और उसके बाद क्या करो, प्रॉपर वे में जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें, हिस्ट्री में मैपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है समझने के लिए। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़े प्लीज़ अपनी बुक को खोल कर रखिए और वहाँ से देखते हुए पढ़िए कि ईरान बोल रहा है तो ईरान किधर है, इराक किधर है, पर्शियन रीजन किधर है, यूनानी किधर है। इंटरनेट का भी साथ में सहारा लीजिए। और जब इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो आपका ओवरऑल जो है टॉपिक प्रिपेयर हो पाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये बस बैकग्राउंड बता रहे थे कि हम जो आगे कहानी पढ़ने वाले वो हमें पता कैसे लगा है। क्या बोलते हैं, वैदिक, ईरानी, यूनानी जो साहित्य उनसे पता लगा है, कई सारी इंडो यूरोपियन भाषा हैं उनसे हमें पता लगा है। ये कुछ उस समय के प्राचीन ग्रंथ हैं जो इनके बारे में बताते हैं। ठीक है, आगे ऋग्वेद के, जो हमारा वैदिक टेक्स्ट है सबसे पुराना ऋग्वेद के 2 पूरे सूक्त में घोड़े की प्रशंसा की गई है। अब देखो, अब यहाँ पर ना एक एक चीज जो है, ठीक है, अब यहाँ पर एक एक चीज बता रहा है कि किस तरह से वैदिक कल्चर जो है वो हमें दिखाई देता है। तो आर्यंस के कल्चर में ना एक जानवर का बहुत महत्व था जिसे हम बोलते हैं घोड़ा। लास्ट जो हमारा लेक्चर था इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने बोला था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित तो थे, घोड़े को जानते तो थे, क्योंकि कई सारे ऐसे लोकेशन हैं जहाँ पर हमें घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। जैसे गुजरात वाला रीजन हो गया, पाकिस्तान वाला रीजन हो गया, घोड़े के अस्थि पंजर या उसके जैसे आकृति वाले खिलौने मिले हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का यूज नहीं किया जा रहा था। एक होता है जानना, एक होता है यूज डे टू डे लाइफ में, तो वो घोड़े का प्रॉपर यूज नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो वैदिक एज आएगा ना, यहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे वैदिक ग्रंथ हैं जिनमें से एक ऋग्वेद भी है। ऋग्वेद में 2 ऐसे बड़े श्लोक हैं जहाँ पर घोड़े की प्रशंसा की गई है। इस जानवर के बारे में बहुत डिटेल से बताया जा रहा है तथा लगभग सारे वैदिक देवताओं का संबंध घोड़े से है। ज्यादातर जो आपके वैदिक देवता है, वैदिक देवता की बात कर रहा है। अब वैदिक देवता मतलब अर्ली वैदिक एरा में हमें जो देव दिखाई देते हैं, जैसे इंद्र है, मित्र है, वरुण है, नासत्य है, इनका संबंध काफी कुछ घोड़े से दिखता है। ठीक है, हालांकि जो लेटर वैदिक देवता है उसमें आपका त्रिदेव वाला कंसेप्ट आ जाता है, जिसको आप बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा ये चेंज होने लगता है। लेकिन फिलहाल के लिए ध्यान रखना है कि वैदिक टेक्स्ट में, ऋग्वेद में वैदिक कल्चर की खासियत क्या थी, घोड़े का महत्व। ये लोगों की लाइफ में घोड़े का बहुत महत्व था और वो यहीं से पता लगता है कि ऋग्वेद में घोड़े की प्रशंसा की गई है 2 श्लोकों में। जितने भी वैदिक देवता हैं उनको कहीं ना कहीं घोड़े से के साथ जोड़ दिया जाता है। ओके, आगे बोल रहा है, यद्यपि वैदिक जन, जितने भी वैदिक लोग थे वो ज्यादातर संतति और पशु के लिए प्रार्थना करते थे, तथापि स्पष्ट रूप से घोड़े की कामना करते थे। वैदिक टाइम पीरियड में एक रिचुअल किया जाता था जिसे बोलते थे यज्ञ, या फिर आज भी बहुत सारी इंडियन जो सोसाइटी है उसमें हिंदू फैमिलीज के घर में यज्ञ आहुति होती है ना, तो वैदिक टाइम पीरियड से ये कंसेप्ट आया था यज्ञ वाला। और जो ये वैदिक टाइम पीरियड के लोग यज्ञ करते थे, यज्ञ किसी वजह से करते हैं ना, आज भी लोग अपने घर में कथा पूजा रखवाते हैं, आहुति देते हैं, तो कुछ ना कुछ मन में कामना करते हैं, कुछ मांगते हैं, सुख, समृद्धि, शांति, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें कामना करते हुए मतलब दिमाग में चल रहा होता है, फिर हम वो आहुति। तो एग्जैक्टली ऐसे ही वैदिक टाइम पीरियड में हमें पता लगता है कि जो यज्ञ वगैरह किया जाता था उसमें राजाओं की ये कामना क्या होती थी, अच्छे पुत्र के लिए वो लोग यज्ञ कराते थे। मतलब कि अच्छा पुत्र मतलब वो चाहते थे, क्योंकि वैदिक टाइम पीरियड एक ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण समाज था, तो ये लोग को चाहिए था कि हट्टा कट्टा हमारा बेटा पैदा हो, पुत्र पैदा हो। ऐसा नहीं कि पुत्री होती थी तो पुत्री होना पसंद नहीं किया जाता था या फिर मार दिया जाता था, नहीं, लेकिन ये कामना करते थे कि भगवान हमें क्या दो, बलवान पुत्र दो, बलवान पुत्र दो, क्योंकि ये एक कबीलाई समाज था, इन्हें वॉर लड़ना हुआ करता था, ये सारी चीजें थी, तो इनको ताकतवर लड़का हो चाहिए था, तो ये पुत्र की कामना करते थे, पशुओं की कामना करते थे जैसे गाय वगैरह इस तरह, और ये घोड़े की भी कामना करते थे कि भाई ये आहुति दिलवाते थे घोड़े के लिए, ताकि अच्छे अच्छे इनके पास में नस्ल के घोड़े, और घोड़ा होगा ताकतवर तो ये क्या करेंगे, वॉर लड़ने जाया करेंगे। बेसिकली ये युद्ध लड़ा करते थे और ये घोड़े का प्रयोग करते थे
रथ में, और फिर ये वॉर लड़ने जाया करते थे और वॉर में ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करते थे इन घोड़े की वजह से। और जब ये वॉर जीतते थे तो भाई वहाँ पे उनके जानवरों को, गाय भैंस जो भी होते थे उनको छीन कर ले आते थे, क्योंकि अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में जमीन का, लैंड का इंपॉर्टेंस नहीं था, तो ये कभी भी जमीन के लिए नहीं लड़ते थे, कभी भी किसी क्षेत्र के लिए नहीं लड़ते थे। हालांकि लेटर वैदिक टाइम पीरियड में धीरे धीरे जमीन का महत्व बढ़ेगा। तो बस ये बोल रहा है कि देखिए घोड़े का महत्व हमें कैसे दिखाई देता है। हम क्यों बोलेंगे कि वैदिक कल्चर में घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये लोग यज्ञ ही इसलिए कर रहे हैं, घोड़े की कामना की जा रही है, ठीक है। मित्र देवता की प्रार्थना में घोड़े और रथ का उल्लेख बार बार आता है। ये सब फैक्चुअल डेटा आपको यहाँ पर बता रहा है। इसके अलावा भारत की मूर्ति कला में 7 रथ वाले सूर्य की प्रतिमा बहुत जगह पर दिखाई देती है। बहुत सारी फैमिलीज हैं, आप देखिए वो लोग भी अपने घर में इस तरह से 7 घोड़े वाले जो है रथ की पिक्चर्स यूज करते हैं। तो ये जो 7 घोड़े वाला जो रथ है ना सूर्य देवता के साथ में, ये दिखाता है रथ का या घोड़े का महत्व। ओके, इसके अलावा अपाम नपात नामक दूसरे देवता भी अवस्था में तेज घोड़े वाला बताया गया है। तो मैंने आपको बोला ना, केवल भारत का जो लिटरेचर है, इंडियन वैदिक लिटरेचर है, उसमें नहीं, बल्कि जो ईरानी हो गए, बल्कि जो यूनानी हो गए, उनमें भी हमें दिखाई देते हैं क्या इन सारे शब्दों का महत्व। तो यहाँ पर बोल रहा है जिंद अवस्था के बारे में, जो पर्शिया से संबंधित है। जिंद अवस्था जो एक रिलीजियस क्या बोल सकते हैं लिटरेचर है, इसमें महत्व बताया गया है किसका, अपाम निपात नामक देवता के साथ घोड़े का महत्व बताया गया है, ठीक है। तो हर जगह आपको घोड़े का महत्व दिखाई दे रहा है, उसके नाम का जिक्र मिल रहा है, उससे संबंधित श्लोक दिखाई दे रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया, सिंपल सा मतलब हो गया, ये लाइन हमने पहले पढ़ ली है, एक्चुअली ये लाइन यहाँ आनी थी, ठीक है, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। तो उसको जो पढ़ लिया है वो बाद में हम दिमाग में सेट कर लो, बात की लाइन है, ठीक है। उससे क्या करना है, घोड़े का महत्व जो है इनकी लाइफ में बहुत हुआ करता था। अब इसको मैं पहले कंप्लीट ही करा दूं, है ना, ठीक है, इसको हम पहले कंप्लीट करते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है कि आर्य संस्कृति की पहचान में घोड़े का स्थान बहुत ऊंचा है, ये तो आपको पता लग गया। वेद में, अवेस्ता में, वेद मतलब जो भारत का वैदिक टेक्स्ट है, अवेस्ता मतलब जो पर्शिया का, जो गल्फ ऑफ पर्शिया है, ईरान वाला रीजन है, वहाँ का जो टेक्स्ट लिटरेचर है वो अवेस्ता कहलाता है। तो वेद में अवेस्ता की भाषा में बहुत से ऐसे राजाओं के नाम, बहुत से ऐसे व्यक्तियों के नाम मिलते हैं जो अश्व केंद्रित है, ठीक है, मतलब घोड़े पर आधारित है। जैसे आज भी आप देखो, आज तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले कई सारे बच्चों के नाम राम के नाम पर रख दिए जाते थे, राजा राम, सीता राम, राम, समझ गए। तो ऐसे ही घोड़े के नाम पर, अश्व पर आधारित कई सारे नाम हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, वेद में और अवेस्ता में। मतलब ये दो आपके आर्यंस के टाइम पीरियड के लिटरेचर हैं, अलग अलग जगह के। कई ईरानी जनजाति के नाम, ईरान वाला रीजन आपको पता है ना, अभी मैंने बताया कि ये जो ईरानी क्षेत्र है यहाँ से आर्यंस का संबंध था। तो यहाँ पे कई सारी ऐसी जनजातियाँ थी जिन जनजातियों के नाम भी घोड़े के नाम पर आधारित है। वहीं 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बेबीलोनिया पर हमले करने वाले जो कस्सी है, उनके नाम भी घोड़े से संबंधित थे। ये रहा आपका इधर बेबीलोनिया वाला रीजन। तो बेबीलोनिया पे जो कस्सी हमला कर रहे थे, उनमें भी कई सारे हमें नाम किसके दिखाई देते, घोड़े से संबंधित, मतलब अश्व आधारित नाम दिख रहे हैं। ओके, विभिन्न रूपों में ऋग्वेद में अश्व की या घोड़े की चर्चा की गई है। तो बोल रहे हैं कि जो ऋग्वेद है ना, इसमें 215 बार घोड़े की चर्चा की गई है। तो आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारा जो वैदिक टेक्स्ट ऋग्वेद है, इसमें तो गाय की भी चर्चा की गई है, इसमें तो भैंस की भी चर्चा की गई है, तो इनकी चर्चा भी दिखाई देती है। लेकिन गौ और वृषभ के बार बार उल्लेख जो हो रहा है वो हमें पशुपालन का महत्व समझा रहा है कि आर्यंस जो है इनकी लाइफ में पशुओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि इनका जो ऑक्यूपेशन था, ये जो जीवन यापन कर रहे थे, वो किस पर आधारित था, पशुपालन आधारित था। ये चरवाहे के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जानवरों को लेकर मूव करते रहते थे। तो ये वैदिक टेक्स्ट में गाय या भैंस का जो बार बार नाम लिया जा रहा है वो पशुपालन के महत्व को दर्शा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो घोड़े का नाम लिया जा रहा है वो घोड़े का महत्व दर्शा रहा है कि घोड़े का इनकी लाइफ में बहुत महत्व था। और ये 215 बार जो जिक्र किया गया ना ऋग्वेद में, ये जिक्र यहाँ पर लिखा है सामाजिक संरचना में जो गौपालक थे, गाय को पालने वाले, उन पर अश्वधारी जिनके पास घोड़े होते थे वो हमेशा भारी पड़ जाते थे। मतलब घोड़े का महत्व कंपेरेटिवली बहुत
बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है। गाय को तो एक अलग ही लेवल पर, पूजनीय लेवल पर पहुंचा दिया गया था, लेकिन घोड़े का अपना एक अलग महत्व था, ठीक है। तो जब भी हम वैदिक कल्चर की बात करेंगे, जब भी हम आर्यंस की बात करेंगे, हमारे दिमाग में इमीडिएट क्लिक होगा क्या? घोड़ा। ओके, अब घोड़े के बारे में कैसे पता लगा वो भी मैंने बता दिया है कि इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था घोड़े का, क्योंकि बेसिकली ये लोग वॉर वगैरह लड़ते थे, युद्ध लड़ा करते थे। हमें कैसे पता लगा? यूनानी, ईरानी, वैदिक, ये जो भी ग्रंथ है ये इसके बारे में जानकारी देते हैं। जो आपका ईरानी पर्शियन जो एक ग्रंथ हमें दिखाई देता है, जिंदविस्ता, वहां पर बार बार इसका जिक्र हो रहा है, ठीक है। वहां के कबीलाई लोगों के नाम जो है इन पर आधारित है। वहां पे जो वॉर कर रहे हैं, बेबीलोनिया पर अटैक कर रहे हैं, उनके नाम इन पर आधारित है। कई सारे शब्द जो है अश्व से संबंधित जनजातियों के नाम दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह वैदिक लिटरेचर में अगर आप बात करो, यहाँ पर बार बार घोड़े का जिक्र हो रहा है। कई सारे वैदिक देवता हैं, उनका संबंध घोड़े से दिखा दिया जाता है। ये लोग जब पूजा वूजा कर रहे हैं, यज्ञ आहुति दे रहे हैं, उसमें घोड़े की कामना की जा रही है। तो बेसिकली ये दिखा रहा है कि जो आर्यंस थे इनका घोड़े से घनिष्ठ संबंध था और घोड़े का इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व था। ओके, तो ये एक आर्यन कल्चर के बारे में आपको रिफ्लेक्ट होगा, आर्यंस का कल्चर में आपको ये चीज़ जो है बहुत ही हाईलाइट होते हुए दिखाई देगी, ठीक है। अब वो हम पहले पढ़ चुके थे, हटाओ वापस आ जाओ। सामान्यतः ग्रंथों से पता लगता है। अब आर्यन कल्चर के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता रहा है कि जो आर्यंस थे उनके बारे में मोटी मोटी बातें यही है, और इसको ही हम आगे डिटेल से डिस्कस करने वाले। सबसे पहले जो आर्य नस्ल के लोग थे, इनकी जीविका मुख्यतः पशुपालन आधारित थी और ये लोग खेती करना जानते थे। देखो, खेती तो न्यूलिथिक टाइम पीरियड में आ चुका था, नवपाषाण काल में। अब ऐसा तो नहीं था कि आज खेती करना जानते हैं कल ये भूल जाएंगे, भूलेंगे नहीं, आगे खेती चलेगी। आर्यंस खेती करना जानते थे, लेकिन ये जो आर्यंस है, या फिर मैं जो वैदिक टाइम पीरियड या वैदिक एज की बात कर रही हूँ, ये वैदिक एज हमें कब से कब तक दिखाई देता है? अप्रॉक्स 1500 से लेके 600 बीसी तक का टाइम पीरियड वैदिक एज के नाम से जाना जाता है। और इस वैदिक एज को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला वाला, फर्स्ट वन, जिसे बोलते हैं हम अर्ली वैदिक एरा, एंड द सेकंड वन जिसे हम बोलते हैं लेटर वैदिक एरा। इसे बोला जाता है क्या? ऋग वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। अब ऋग वैदिक काल कब से चालू होता है? 1500 टू 1000 बीसी के आसपास हमें ये दिखता है, और लेटर वैदिक टाइम पीरियड हमें दिखाई देता है 1000 से लेकर 600 बीसी तक हमें लेटर वैदिक टाइम पीरियड दिखाई देता है। अब ये अर्ली वैदिक क्या है, लेटर वैदिक क्या है, बहुत डिटेल से हम आगे के लेक्चर्स में जानेंगे। फिलहाल के लिए ये ध्यान रखिए कि यहाँ से वैदिक एज प्रारंभ हुआ, वैदिक काल की शुरुआत हुई। ये लोग मुख्यतः पशुपालक के रूप में जीवन निर्वाह करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे जानवरों को लेकर, जैसे गडेरिए वगैरह होते हैं। और इनका जो लोकेशन हुआ करता था इंडिया के इस पार्ट में होता था सप्त सैंध प्रदेश, 7 नदियों वाला क्षेत्र, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती, जो अभी लुप्त हो चुकी है। तो ये जो 7 नदियों वाला क्षेत्र था ना, यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं कौन? अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के लोग। और ये लोग किस तरह से रहते थे? चरवाहे के रूप में। छोटे छोटे इनके कबीले होते थे 50-100 लोगों के, और ये चरवाहे के रूप में एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों को लेकर जाते थे। तो यहाँ ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड में वैदिक लोगों का ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था? पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री का इंपॉर्टेंस था। लेकिन ये वाला जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर हमें दिखाई देता है आयरन, यानी लोहा जो है उसका प्रयोग ये करना चालू कर देंगे। और लोहे की खोज के साथ ही, लोहे के प्रयोग के साथ ही क्या हो जाता है? अब ये आयरन या फिर लोहे के मजबूत हथियार, औजार बनाएंगे, और उसका प्रयोग करते हैं किसमें? जंगलों के सफाई में, जंगलों की कटाई में। और ये आर्यन अब इधर मूव करेंगे, ये जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है, इधर की तरफ पेड़ पौधों की कटाई, झड़ाई, इन सब में उसका प्रयोग करते हैं। और धीरे धीरे जब ये जंगलों को साफ करेंगे, इनको इलाके खाली मिलते जाएंगे, और ये क्या करेंगे? खेती करना चालू करेंगे। खेती ये पहले भी करते थे, लेकिन काम चलाओ, अब ये खेती पर ही बेस्ड हो जाएंगे। एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, एक जगह ये लोग सेटल भी होने लग जाएंगे। और अब जो आगे आ रहे कबीले दिखाई देंगे, वो कबीले जमीन का महत्व समझ के जमीन के लिए एक तरीके से युद्ध करेंगे। जमीन जो उनका क्षेत्र था उसको एक बार कॉन्कर करने की कोशिश करेंगे, उसका विस्तार करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इनका ऑक्यूपेशन चेंज हुआ, यहाँ पर ये एग्रीकल्चर जो है हमें थोड़ा सा डोमिनेंस में दिखाई देने लगा। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो स्पेसिफिक
अर्ली या लेटर की बात नहीं कर रहे, तो पूरे वैदिक एज की बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि वैदिक टाइम पीरियड के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था। अर्ली वैदिक में एनिमल हस्बेंड्री, लेटर वैदिक में हमें दिखाई देता है क्या, खेती दिखाई देता है, या जिसे आप एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, आगे आर्यंस के बारे में बता रहे हैं कि आर्यंस जो है ये कहाँ से आए थे, इनकी जो जलवायु थी, क्लाइमेट थी, किस क्लाइमेट से संबंध रखते थे। तो माना जाता है टेम्परेट या फिर जिसे बोलते हैं आप शीतोष्ण जलवायु, वहां से इनका संबंध था। टेम्परेट या शीतोष्ण कहाँ हमें दिखाई देता है, तो ये 23.5 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसको आप बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय रीजन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या फिर ट्रॉपिकल जोन बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हमें दिखाई देता है सब ट्रॉपिकल और फिर सब ट्रॉपिकल, और जो आपका पोलार रीजन होता है इनके बीच का, यानी उपोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र होता है जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा माइल्ड होता है, मतलब तापमान थोड़ा कम हमें दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। ओके, और हम मानकर चलते, देखो बहुत सारी थ्योरीज है, वापस से कमेंट भर मत देना कि मैडम आप बहुत ज़्यादा दूसरे देश के फेवर में जा रही है, इस टाइप की कई बार बच्चे बातें करने लगते हैं। बुक बता रही है, ठीक है, तो जो किताब में लिखा है मैं आपको वो पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और किताब में ये बताया गया मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है उसमें कि भाई ये जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन था, वेस्टर्न एशिया वाला रीजन था, इधर से हमें आर्यन की अलग अलग ब्रांच आते हुए दिखाई देती है। तो ये जो आपका साइबेरिया वाला रीजन था, सेंट्रल एशिया वाला रीजन था, ये बेसिकली थोड़ा सा ऊपर पड़ जाता है, कहाँ पे, शीतोष्ण क्षेत्र में। तो बस यहाँ पर राइटर यही बोलता है कि आर्य लोग थे वो शीतोष्ण जलवायु में पहले रहा करते थे, जहाँ से उनका ओरिजिन हमें दिखाई देता है। इंडिया में तो वो बाद में आए हैं, तो शीतोष्ण ये इस जलवायु से वो संबंध रखते थे। इनके बारे में स्पेसिफिक चीज क्या मिलती है कि ये लोग घोड़े पाला करते थे, और अभी आपने देखा कि घोड़े का कितना इंपॉर्टेंस है इनकी लाइफ में। तो आर्यन कल्चर में घोड़े का बहुत ज्यादा महत्व होता था। ये तीर धनुष से लड़ते थे, तो घोड़े का महत्व क्यों होता था, क्योंकि ये लोग वॉर किया करते थे और लड़ाई लड़ने के लिए ये अपनी रफ्तार तेज करने के लिए घोड़े का प्रयोग करते थे, घुड़सवार करते थे, ये रथ उसके साथ बांध लेते थे ताकि इनकी स्थिति थोड़ी सी वॉर में ऊंची हो जाए, रथ पे रह के पूरे के पूरे वॉर पे ये नजर घुमा सके, हर तरफ हर दिशा में देख सके और अपनी जो आर्मी है उसको गाइड कर सके। हालांकि वॉर मतलब लैक्स में या थाउजेंड्स में आर्मी नहीं होती थी, आर्मी इवन परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी इनके पास थी ही नहीं। हम जैसे लोग ही काम कर रहे घर का, और जब युद्ध लड़ना होता था तैयार होके चलो अभी हम सेना बन गए। तो इस तरह का इनका आर्मी का स्ट्रक्चर था, जब जरूरत पड़ती थी तो आर्मी बन जाती थी, और बहुत छोटे कबीले थे ये, 50, 100, 150 ऐसे लोगों के कबीले हुआ करते थे। ठीक है, तो ये लोग तीर धनुष से वॉर लड़ते थे, मतलब निकाला मारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उनके समाज में पुरुष की प्रधानता थी। देखो यहाँ से थोड़ा सा अगर आप इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे तो इंडियन सोसाइटी में विमेन का जो स्टेटस है वो हमें यहाँ पर थोड़ा सा डाउन जाते हुए हल्का हल्का दिखेगा। वो भी आर्यन जो अर्ली वैदिक एज है, अर्ली वैदिक पीरियड है, यहाँ पर इनका स्टेटस अच्छा था। लेटर वैदिक टाइम पीरियड में ये हमें धीरे धीरे गिरता हुआ दिखता है। अब कहाँ से, तो स्टोन एज में कुछ मतलब ही नहीं, सब लोग बराबरी से चल रहे हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने देखा, महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी है, ये मैं ग्राफ बना रही हूँ, तो महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी है सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि हमें बहुत सारी मृण मूर्तियां मिली हैं, है ना, बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां मिलती हैं जिसमें महिलाओं की ज़्यादा मूर्तियां देखने को मिली, यानी कि एक तरह से महिला प्रधानता वाला समाज हमें वहां पर दिखाई देता है। फिर आ जाते हैं हम वैदिक एज। वैदिक एज में ना ऐसे जाके फिर ऐसे गिरता है। अर्ली वैदिक टाइम पीरियड जो होता है, ये वाला टाइम पीरियड, यहाँ तक तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, महिलाओं को अच्छी शिक्षा दी जाती थी, जो भी कबीले का स्ट्रक्चर होता था उसमें 2 हमें असेंबलीज दिखाई देती थी, सभा समिति, इनमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन होता था। महिला अपने पति के साथ यज्ञ हवन आहुति दे सकती थी, मतलब इक्वल टाइप के राइट्स जो है वो विमेन को दिया गया था। इवन महिला का पैदा होना, महिला मतलब बच्चियों का पैदा होना गलत नहीं माना जाता था। हालांकि आर्यंस चाहते थे लड़का हो, लेकिन कारण से लड़का हो। जैसे आज भी लड़के का कोई वैल्यू नहीं है, लड़का सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि भाई बाद में हमारे घर वही रहेगा तो हमारा पालन पोषण करेगा। वो चीज़ अगर हम हटा दें इंडियन सोसाइटी से तो फिर खत्म लड़कों का महत्व। चलो अभी इधर आ जाते हैं, एज अ पैरेलल रहेगा, अलग से नहीं। तो यहाँ पर भी यही था, क्योंकि वॉर लड़ना था इस वजह से लड़कों की कामना की जाती थी, लेकिन विमेन का अच्छा स्टेटस था। लेटर वैदिक टाइम पीरियड में अचानक से हमें ये डाउनफॉल दिखाई देता है। लेटर वैदिक टाइम पीरियड में हमें पैट्रियार्कल सोसाइटी बनते हुए दिखाई देती है, पितृसत्तात्मक समाज, जो आज तक हमारी सोसाइटी में, स्पेशली मैं बात करूँगी ग्राउंड
लेवल पर, अगर जमीनी स्तर पर आप बाहर निकलिए आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा आपका पैट्रियार्कल सोसाइटी इंडियन सोसाइटी में। ओके, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी हमें यहीं से आते हुए दिखाई देती है 1000 BC के आसपास। पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब है कि धीरे धीरे महिलाओं को साइड किया जाएगा कि हाँ भाई हमें इन पर भी कंट्रोल करना है। जैसे वो लाएगा तब वर्ण व्यवस्था, ताकि हमें समाज में एक हायरार्की बना लेनी है, वर्चस्व बना लेना है अपने काम पर, ऐसे ही लाया गया था पैट्रियार्कल सोसाइटी, जिसमें महिलाओं को धीरे धीरे अंदर किया गया। पहले असेंबलीज जो थी, सभा समिति, उनसे बाहर किया गया कि आपका काम नहीं है सभा समिति में एडवाइस करना, आप ये काम छोड़िए, आप घर संभालिए, ठीक है। इसके बाद से जल्दी विवाह कर देना कि जल्दी विवाह कर दो वरना क्या हो जाएगा, दूसरी जाति में शादी ना कर ले, प्रेम विवाह ना कर ले, जो हमारा सामाजिक ढांचा है वो बिगड़ ना जाए, इसलिए कम उम्र में ही इनकी क्या कर देनी चाहिए, शादी कर देनी चाहिए। तो बाल विवाह धीरे धीरे उसका प्रचलन चालू होगा। फिर पर्दा प्रथा धीरे धीरे आएगी कुरीति के रूप में कि इनका जो है ढक कर रखो। फिर विधवा जो हो जाती हैं उनकी स्थिति धीरे धीरे दयनीय होनी चालू हो जाएगी। बहुत सारी आगे जो चीज़ें हैं वो हमें दिखाई देती है, यानी यहाँ से विमेन का स्टेटस धीरे धीरे डाउन जाएगा, जो स्थिति और बिगड़ेगी और बिगड़ेगी और बिगड़ेगी। हालांकि आगे हमें मौर्यन एम्पायर दिखाई देता है, कुछ और एम्पायर्स दिखाई देते हैं जहां पर थोड़ी थोड़ी वुमेन्स की सिचुएशन ठीक होती है। लेकिन आगे चल के जब हम मेडिएवल हिस्ट्री देखते हैं और फिर मॉडर्न तक देखते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पीरियड में जहां आधुनिक भारत की आप शुरुआत पढ़ रहे होते, वहाँ पर तो महिलाओं की स्थिति बिल्कुल गंभीर रूप से खराब हो जाती है। तो ये थोड़ा सा आपको ग्राफ ध्यान रखना है। 1947 के बाद वापस से स्थिति सुधरनी चालू हुई है और हम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मतलब वापस विमेन को प्रमोट किया जा रहा है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वे शव को गाड़ते थे किंतु जलाते भी थे, यानी इनिशियली जब इन्होंने ये चालू किया था तो शवों को पहले ये लोग जमीन में गाड़ा करते थे, बाद में ये लोग जलाने की प्रथा चालू करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस था, धीरे धीरे डेवलप हुआ। आगे बोल रहा है अग्नि पूजा करते थे, बहुत महत्व था अग्नि का, क्योंकि जो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के ये जो समय दिखाई दे रहा है ना, इस समय के जो वैदिक लोग थे वो लोग ना नेचर को समझ नहीं पा रहे थे। जैसे बारिश हुआ तो उनका अरे आसमान से पानी गिर रहा है, कैसे गिर रहा है भाई, बड़ी देर सोच रहे हैं कहाँ से पानी आ रहा है ये, ठीक है। धूप हो रही है, हाँ बिल्कुल टाइम पे अपने सूरज उग रहा है, सूरज जा रहे हैं, चंदा मामा आ रहे हैं, चंदा मामा जा रहे हैं। तो बड़ा इनके लिए क्वेश्चन मार्क टाइप का था, ये क्या है, इनको थोड़ी पता था। प्लैनेट्स हैं, हमारा सोलार सिस्टम है, हमारा पूरा एक गैलेक्सी है, हमारा पूरा एक यूनिवर्स है, ये सब कंसेप्ट तो इन्हें पता नहीं था। तो इनको पता नहीं ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये देख रहे बीज बो रहे हैं, वहाँ से पौधा निकल कर आ जा रहा है, जानवरों के अंदर से जानवर पैदा हो रहे हैं। यानी कि ये जो नेचर थे ना आसपास के, उनसे रिलेटेड जितने भी इनके क्वेश्चन थे जिनको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने उसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि नेचर को ही पर्सोनिफाई कर दिया एज अ गॉड, यानी कि जो प्रकृति है हमारी, उस प्रकृति को ही भगवान का रूप मान लिया। जैसे कि सूर्य देवता, वर्षा हो रही है इंद्र देवता की वजह से, ठीक है। पशुओं के देवता पूषण हो गए। हमें अपनी कोई बात भगवान तक पहुंचानी है तो उसके देवता अग्नि हो गए, अग्नि मीडिएटर का काम करेंगे। जो भी आग में डालो वो गायब हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो भगवान के पास पहुंच गया, जल के वहां पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमें पता लगता है कि जो वैदिक टाइम पीरियड के, अर्ली वैदिक टाइम पीरियड के जितने भी लोग थे वो नेचर को ही गॉड का रूप दे चुके थे। जो भी आसपास की प्रकृति है उसको ही अलग अलग भगवान के नाम से ये जान रहे थे। इस टाइम पीरियड में वो कंसेप्ट बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि अग्नि पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है और वो हवन कुंड जो आपको जगह जगह मिलेंगे वहाँ पर दिखाई देगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूँ, अगर मैं वैदिक टाइम पीरियड की बात करूँ, जैसे आज इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी, कोई भी इसको डिबेट में नहीं ले जाएगा, जो जानकारी किताब में मैं उस बेसिस पे बता रही हूँ, मेरा कोई पर्सनल इस पर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रही हूँ। तो जो जानकारी मिलती है उससे यही पता लगता है, जो भी आप वैदिक लिटरेचर पढ़िए तो वहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं थी, वहाँ पर मंदिर व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। तो एक्चुअली जो हम मूर्ति पूजा करते हैं या मंदिर व्यवस्था, ये सब लाइए बहुत बाद की है। वैदिक लिटरेचर तो केवल एक ही बात करते हैं, यज्ञ की, हवन की बात करते हैं। और उसमें भी जो अर्ली वैदिक टाइम पीरियड था वो लोग केवल हवन किया करते थे,
वो लोग श्लोक मंत्रोच्चारण नहीं करते थे, लेकिन वो लोग लेटर वैदिक टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि मंत्रोच्चारण के साथ साथ आहुति दी जाने लगी। आहुति मतलब किस चीज़ की? लेटर वैदिक टाइम पीरियड में हमें पता लगता है कि पहले आहुति दी जाती थी अनाज की, जैसे गेहूं है या अन्य अनाज की। बाद में पशुओं की आहुति या पशु बलि देने जाने लगी कि हवन हो गया, हवन होने के बाद से पशु की बलि दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारे जो कंसेप्ट है वो हमें वैदिक टाइम में देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे भी आगे। बस कुल मिला के मैं ये बोल रही थी कि ये लोग की लाइफ में अग्नि पूजा का बहुत महत्व था। मतलब ये लोग अग्नि के द्वारा पूजा किया करते थे, ना कि कोई मंदिर, ना कोई मूर्ति उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ठीक है, सोमरस का पान करते थे, बहुत इनको प्रिय था। जैसे एक तरह से बोल सकते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक हुआ करता था। पशु बलि प्रचलित थी इनके टाइम पीरियड में, बहुत ज़्यादा पशुओं को ये बलि चढ़ा रहे थे। और कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आर्यंस जो है ये इतने ग्रामीण कैसे रह गए, है ना? आर्यंस जो है ये नगरीय क्यों नहीं बना पाए, या नगर वाला स्ट्रक्चर क्यों नहीं बन पाया? नगर वाला स्ट्रक्चर तभी बनेगा जब आपके पास भोजन पर्याप्त हो, है ना? जैसे 10 लोग अनाज पैदा कर रहे हैं और वो इतना ही अनाज पैदा कर रहे हैं कि 10 लोग उसे खा सकते हैं, तो नगर कैसे बनेगा? सबके सब अनाज उगाने में लगे हुए या सबके सब पशु पालने में लगे हुए, उतना ही मिल रहा है जिसे खा के आप अगले दिन जी पाओगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि 4 लोग ही इतना अनाज पैदा कर रहे हैं जो 15 लोग खा सकते हैं, तो रिमेनिंग 6 लोग क्या हो गए? फ्री हो गए। उनको पता है कि अनाज पैदा हो गया है या पशुओं से हमें उत्पाद मिल चुका है, अब मुझे वहां से उसको रिसीव करना है। रिसीव करने के लिए ये दूसरा काम करेगा, कोई बर्तन बनाएगा, कोई कपड़े बनाएगा, कोई धातु के औजार बनाएगा, कोई अन्य शिल्प कर्म करेगा, और इससे फिर नगर वाला स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो एग्रीकल्चर सरप्लस होना बहुत जरूरी था, यानी कृषि अधिशेष, कम लोग ज्यादा उत्पादन करें, ऐसा बहुत जरूरी था। लेकिन आर्यंस के बारे में एक वीक पॉइंट ये पता लगता है कि लोग पशु बलि बहुत ज्यादा दिया करते थे, और जब पशुओं की ज्यादा बलि होगी तो फिर क्या होगा? खेती में कमी होगी। पशुओं का प्रयोग क्या किया जाता है? खेती में किया जाता है ना, उसके गोबर का खाद बना के या उससे जुताई वगैरह के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पशुओं की संख्या घट रही थी, निरंतर उनकी बलि दी जा रही थी। इस वजह से भी एग्रीकल्चर इतना डेवलप या इतना फ्लोरिश नहीं हो सका। ऐसा नहीं है कि ये अकेला रीजन था, बहुत सारे और भी रीजन थे, लेकिन उनमें से एक फैक्टर ये भी माना जाता है कि पशुओं की बलि अधिक होने की वजह से एग्रीकल्चर का वो स्टेज हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट, आर्य संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ये सारी आर्य संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, तो जब भी आपके आर्यंस के बारे में बात किया जाएगा या वैदिक एज के बारे में बात किया जाएगा, मैं वैदिक एज की बात कर रही हूँ, यानी ये पूरे टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ, इस पूरे टाइम पीरियड की। ठीक है, बाद में इसको हम डिवाइड भी करेंगे। तो वैदिक एज की जो आर्यंस थे उनका ये हमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स दिखाई देते हैं। आग का महत्व, पशु बलि, पैट्रियार्कल सोसाइटी, या फिर घोड़े पालना, तीर धनुष का प्रयोग करना, वॉर लड़ते थे, थोड़ा सा ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब घोड़े का महत्व ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जो हमें पहले बाद में पढ़ना था वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आई होप ये वाला तो पॉइंट समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ओके, घोड़े के महत्व में अभी और भी चीजें बची हुई हैं, उसको भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पर बताता है आगे राइटर कि ईरानी धर्म प्रवर्तक जरथुस्त्र युवा राजा विस्तास्प को आशीर्वाद देते हैं कि उनके पास अनेक घोड़े हो। घोड़े का महत्व कैसे दिखाई दे रहा है आपको? आशीर्वाद में क्या दिया जा रहा है? घोड़ा दिया जा रहा है ना। अब जैसे सिविल सर्विसेज का कितना महत्व है, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, उस जाकर घर में घर वालों के पाँव छुए तो घर वाले बोलते हैं जल्दी से ऑफिसर बन जाए, है ना, जल्दी से ऑफिसर बन जाओ, एग्जाम निकालो, इस तरीके का। तो जिस चीज का महत्व होता है, ठीक है, तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि घोड़े का महत्व है, तभी लोग आशीर्वाद में घोड़ा दे रहे हैं कि तुम्हारे पास खूब सारे अश्व हो। ओके, धार्मिक अथवा अन्य अपराधों के लिए जिस कोड़े से अपराधियों को मारा जाता था उस कोड़े का नाम ही क्या होता है? अश्वे अस्त्र, जिसका संबंध किससे? घोड़े से। अब घोड़े का इतना इंपॉर्टेंस है कि कोड़ा जो है उसके लिए जो टर्म यूज किया जा रहा है वो टर्म घोड़े से संबंधित है, अश्व से संबंधित है, इसलिए बोल रहे हैं इसका नाम अश्वे अस्त्र कहा जा रहा है। ठीक है, अश्व से निकल रहा है इसका नाम, कोड़े का नाम। ठीक है, पश्चिम में नीपर नदी यहाँ पर हमें दिखाई देती है, इधर आ जाइए, यहाँ पे ब्लैक सी के पास में यहाँ जाती है हमारी नीपर नदी। ठीक है,
और पूरब में वोल्गा रिवर, ये रहा आपका वोल्गा नदी के बीच में पालतू घोड़ों की सबसे बड़ी संख्या। ये वाला वो रीजन है जहां पर हमें बड़ी संख्या में पालतू घोड़े दिखाई देते हैं। मतलब घोड़े का आप महत्व होगा तभी तो उनको पाल रहे हो ना, एक जगह पे बड़ी संख्या में पाल रहे हो। तो यहाँ से हमें घोड़े के काफी अवशेष मिले। जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, पुरातात्विक साक्ष्य, वो तो इतना बताते हैं कि घोड़े पहले दक्षिण यूराल क्षेत्र में 6000 BC के आसपास देखे गए थे। इंडिया में तो वैदिक एज आ रहा है 1500 ईसा पूर्व के आसपास, लेकिन ये जो घोड़े हैं जिनका संबंध आर्यन से है, हमें पता लगता है कि ये जो रीजन है ना दक्षिण यूराल क्षेत्र, यहाँ पर देखिए वोल्गा रिवर के पास एक माउंटेन है जिसका नाम है यूराल माउंटेन रेंज, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो दक्षिणी यूराल वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे 6000 BC के आसपास घोड़े का महत्व उजागर होता है, ऐसा पता लगता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से। तो 6000 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिण यूराल वाले रीजन में, फिर तीसरी सहस्राब्दी यानी 3000 ईसा पूर्व के आसपास घोड़े की संख्या साइबेरिया में काफी ज्यादा मिलने लगती है। साइबेरिया ये वाला जो पूरा रीजन है, यहाँ पर दिखाई देता है कि इधर अब घोड़े की संख्या बढ़ जाएगी। तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंत में दक्षिण पूर्वी ईरान और दक्षिणी अफगानिस्तान में हमें घोड़े की जानकारी मिलती है। तो 6000 ईसा पूर्व के आसपास तो घोड़े हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं, नीपर वोल्गा रिवर के आसपास, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इसी के थोड़े समय बाद 3000 ईसा पूर्व के आसपास जो साइबेरिया वाला रीजन है वहां पर भी घोड़ों की संख्या दिखाई दे रही है। अब आ जाओ थोड़ा सा भारत के पास में, इधर है हमारा ईरान, हमारा नहीं है, मतलब इधर है ईरान और इधर आ जाओ ये अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये जो ईरान है, ये जो अफगानिस्तान है, ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ पर अब हमें क्या मिलने लग जाएंगे, घोड़े की जानकारी मिलने लग जाती है 3000 BC के आसपास। यानी मूव करके जो है घोड़े का महत्व इंडिया में आ रहा है, ठीक है। इंडिया में लेट आएगा क्योंकि 6000, 3000, 2000 इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तब तो घोड़े का ऐसा कुछ महत्व नहीं दिखाई देता, ना उसके नाम जगह जगह यूज हो रहे हैं, ना उसके इतने ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल रहे हैं। 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में पश्चिमी एशिया में घोड़े के प्रयोग के अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं, जहां घोड़े पर सवार होकर लोग इराक की सीमा पर हमला करते थे। तो बोल रहा है कि आगे चलकर हमें कुछ रिटन एविडेंसेस भी मिलते हैं जो बताते हैं कि लोग घोड़े पे सवार होकर इराक पर हमला किया करते थे, यानी घोड़े का प्रयोग दिखाई देता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 जो घोड़ा है उसका इंपॉर्टेंस कहाँ से आ रहा है, तो बोल रहा है कि नीपर वोल्गा रिवर के बीच वाले रीजन में 6000 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई दे रहा है, फिर साइबेरिया में 3000 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई दे रहा है, फिर ईरान और अफगानिस्तान वाले रीजन में हमें 3000 ईसा पूर्व या उसके बाद में इसका इंपॉर्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, वॉर में भी दिख रहा है, धीरे धीरे इसका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है और इंट्रोड्यूस हो रहा है, इनके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, लोग इन्हें पालतू बना रहे हैं, और वही हमें 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत के सप्त सैंधव प्रदेश में दिखाई देगा। आई होप यहाँ तक सभी के समझ में आ गया, ठीक है। तो घोड़े का महत्व बहुत ज़्यादा था आर्यंस की लाइफ में, और जहाँ जहाँ भी आर्यंस दिखे हैं, चाहे इंडिया में, चाहे ईरान इराक वाले रीजन में यानी गल्फ ऑफ पर्शिया वाले रीजन में, या फिर यूनानी क्षेत्र में, हर जगह पर हमें घोड़े का महत्व दिखाई दिया है। साहित्य से पता लगता है, पुरातात्विक साक्ष्यों से पता लगता है। अब आ जाते हैं युद्ध रथ। रथों का बहुत इंपॉर्टेंस था आर्यंस के टाइम पीरियड में, क्योंकि आर्यंस जो है वो वॉर लड़ते थे, लेकिन इनके वॉर जो है वो वही है जो मैं आपको बता रही हूँ, 50, 100, 200 लोगों का ग्रुप होता था, क्योंकि अगर हजारों हजार की संख्या में युद्ध होते तो इतने सारे लोग मरते तो उनके अवशेष रहते ना, तो नंबर्स इतने ज़्यादा नहीं मिले, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, डेड बॉडी वगैरह उनके बेसिस पे, या हथियार भी उतने ज़्यादा नहीं मिले जिससे हजारों लोग लड़ सके। तो उस बेसिस पे हमें पता लगता है कि दो कबीलों के बीच में लड़ाई हुआ करती थी, और इनकी लड़ाई बेसिकली कैसे होती थी, जैसे इधर एक कबीला है, कबीला ए, और इधर दूसरा कबीला है, कबीला बी है, ठीक है। अब ये लोग लड़ते क्या थे, बेसिकली जानवरों के लिए लड़ते थे, गाय वगैरह के लिए लड़ाई लड़ते थे, क्योंकि इनका मेन ऑक्यूपेशन इनिशियली पशुपालन था, ठीक है। आज जैसे शादी के लिए जाते हैं तो लड़की के पिताजी या माताजी क्या पूछते हैं कि लड़का क्या करता है, तो आजकल की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, अच्छा नौकरी हो, अच्छा प्रॉपर्टी हो, इस तरह का कुछ। उस समय एक्सपेक्टेशन हुआ करती थी कि कितना गाय है तुम्हारे पास में, 50 गाय है, 100 गाय है, तो कितने ज़्यादा गाय हैं उतने ज़्यादा आप रिच माने जाओगे। तो गाय के लिए लड़ाई की जाती थी, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन ही वही था ना, गौ से जो उत्पाद मिल रहा था उसका वो लोग प्रयोग करते थे। तो बेसिकली ये वॉर होते थे 50-50, 100-100 लोगों के कबीलों के बीच में, जहाँ पर ये जाते थे और जाके गाय के लिए गाय के लिए युद्ध लड़ते थे, ठीक है।
तो युद्ध लड़ने के लिए घोड़े का महत्व है, युद्ध लड़ने के लिए रथ का भी महत्व है। रथ पे अगर आप बैठ जाते हैं, ऊंचाई पर आप चले गए, तो आपको क्या देखोगे, आप चारों ओर का मुआयना ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हिंद यूरोपीय रथ चलाने में घोड़े का प्रयोग खूब करते थे, जिसकी जानकारी हमें वैदिक ग्रंथ जो है जिसका नाम है अवेस्ता और होमर की रचनाओं से भी मिलती है। यानी रथ का इंपॉर्टेंस था वो हमें पता लग जाता है हमारे वैदिक लिटरेचर से। इसके अलावा परवर्ती वैदिक ग्रंथों में वर्णित वाजपेयी यज्ञ में रथों की जिस दौड़ की चर्चा की गई है वह दौड़ यूनान में भी प्रचलित है। तो केवल इंडिया में नहीं, बल्कि इंडिया में जो वैदिक रीजन था, इसके अलावा यूनान में भी जो हमें वैदिक लिटरेचर दिखाई दे रहे हैं, दोनों जगह पर रथ का महत्व दिख रहा है। कैसे? इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो इंडिया में वैदिक टाइम पीरियड में कई सारे हमें यज्ञ दिखाई देते हैं, जैसे वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का जिक्र आपने सुना होगा कहाँ पर, जब आप बात करते हैं किसकी, रामायण में एक वो सीन आता है लवकुश वाला, वहां पर हम अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुनते हैं। तो बेसिकली ये जितने भी यज्ञ थे ना, इसमें घोड़े का महत्व है। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को फ्री कर दिया जाता है, जहां जहां तक घोड़ा जाता है, जहां जहां तक घोड़ा जाएगा वहां वहां तक की टेरिटरी राजा की मानी जाएगी, अगर वहां का राजा नहीं रोक रहा है। अगर दूसरी टेरिटरी में घोड़ा जा रहा और उसके राजा ने उसको रोका तो इन दोनों के बीच में वॉर होता था, फिर वो जीतता था तो जाके यज्ञ कराता था। तो यहाँ पे घोड़े का प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह से वाजपेयी यज्ञ हो गया या राजसूय यज्ञ हो गया, इनमें भी हमें पता लगता है कि क्या ये भी इसी तरह के, जैसे वाजपेयी यज्ञ था वो हारमोनी टाइप का दिखाता था, लगभग 17 दिन के आसपास ये यज्ञ चलता था। घोड़े का महत्व यहाँ पर बहुत ज्यादा होता था। राजसूय यज्ञ जो है वो कराया जाता था कोरोनेशन के टाइम में, जब पद पर बिठाया जाता था। तो ये सब इनके पावर से रिलेटेड थे और इन यज्ञों में जो रथ था इसका बहुत ज्यादा महत्व था, घोड़े जो थे इनका बहुत ज्यादा महत्व हुआ करता था। ठीक है, फिर बोल रहा है चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमी एशिया में चक्के वाले रथ का आरंभ हुआ था। तो चक्के वाला रथ जो है वो क्या होता है, ये देखो, ये रहा आपका चक्का, किधर गया चक्का, दिख रहा है कहीं? ओके, ये होता है व्हील। व्हील मतलब कैसा, ये वाला, ठीक है। यानी कि एक आपने पेड़ काटा और उसको ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया तो चक्का सा बन जाएगा ना, है ना। तो बोल रहे हैं कि सबसे पहले हमें पता लगता है चौथी सहस्राब्दी, शताब्दी नहीं सहस्राब्दी बोल रहा है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं चौथी सहस्राब्दी मतलब 4000 बीसी के आसपास वेस्टर्न एशिया वाला जो पार्ट था वहां पर हमें चक्के वाले रथ का आरंभ होते हुए दिखाई देता है, यानी चक्के से दिखाई देते हैं ऐसे रथ जिसमें पहिए, स्पोक व्हील नहीं, यानी ये तिल्ली वाले नहीं, बल्कि पूरा का पूरा चक्का दिखता है। उसी समय दक्षिण रूस के स्टेपी वाले रीजन में भी हमें इस तरह के रथ का प्रयोग चालू हो जाता है, होते हुए दिखाई देता है। तो देखो जैसे घोड़े की वहां शुरुआत हो रही है 6000 के आसपास, मतलब घोड़े की संख्या दिखाई दे रही है, वैसे ही धीरे धीरे रथ भी इंट्रोड्यूस हो जा रहा है काफी पहले, चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास। दक्षिण रूस की खुदाइयों में हमें पता लगता है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास रथ होते थे, उसका प्रमाण मिलता है। तो इंडिया में तो बाद में दिखाई दे रही ना चीजें 1500 ईसा पूर्व के आसपास, लेकिन उसके पहले ही 6000 ईसा पूर्व के आसपास वो वाला क्षेत्र जो है ईरानी यूनानी वाला रीजन है, दक्षिण रूस वाला रीजन है, यहाँ पर हमें रथ का महत्व दिखाई देता है। रथ मतलब कैसे कि आपको इस तरह के पहिए मिलने लग जाएंगे, चक्के मिलने लग जाते हैं, ये वाला चक्का। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, मितानी शासकों के नाम से पता लगता है भारत में कि 1400 ईसा पूर्व के आसपास वे रथों का प्रयोग करते थे और एक मितानी राजा थे जिनका नाम दशरथ था। रथ का कितना इंपॉर्टेंट था, 10 रथ है ना, 10 रथों वाला राजा दशरथ। ठीक है, तो बोल रहा है कि मितानी शासकों के जो नाम थे ना, इनके नाम से ही आपको पता लग जाता है कि रथ का कितना इंपॉर्टेंस था। और 1400 ईसा पूर्व के आसपास हमें एक ऐसे शासक भी मिलते हैं जिनका नाम दशरथ हुआ था। ठीक है, तो ये इंडिया के किंग की बात कर रहा है। भारत के बाहर काठ के पहिए मिलते थे, किंतु 2000 ईसा पूर्व तक साधारणतः उनमें आरे नहीं होते थे। यानी इनिशियली जितने भी हमें पहिए मिलते हैं ना रथ वाले, उनमें आरे नहीं, मतलब ये देखो ये चक्का है, इस तरह से चक्का हुआ करता था। ठीक है, और चक्के होने की वजह से बहुत एफिशिएंट नहीं होते थे, भारी होता था ना, तो उतनी तेजी से नहीं। आगे चल के जब ये स्पोक व्हील यूज करेंगे ना तिल्ली वाले, तब देखना कितनी इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बहुत तेजी से दौड़ा कर ले जाएंगे अपने रथों को। तो बोल रहे कि इनिशियली हमें दिखाई देता है भारत और उसके बाहर के कुछ रीजन में 2000 ईसा पूर्व के पहले कि ये लोग चक्के का प्रयोग करते थे, लेकिन आगे चलकर इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी जब ये आरे वाले पहिए का प्रयोग करेंगे। इस तरह से स्पोक व्हील जो है इसमें क्या
होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हल्का हो जाता है। उत्तर पूर्वी ईरान में स्थित हिसार नामक स्थान में 1800 ईसा पूर्व और उत्तरी कॉकेशस वाला जो क्षेत्र है वहां पर 2300 बीसी के आसपास आरे वाले पहिए मिलते हैं। अब आरे वाले पहिए भी कहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड होते हैं, तो बोल रहे हैं कि आरे वाले पहिए हमें दिखाई देते हैं 2300 ईसा पूर्व के आसपास, वही 2000 ईसा पूर्व के आसपास। भारत के बाहर जो रथ मिल रहा है, पहिए इनिशियली 2000 से पहले चक्के वाले होते थे, लेकिन आफ्टर 2000 बीसी हमें दिखाई देता है, चाहे उत्तर पूर्वी ईरान वाला रीजन हो, चाहे ये कॉकेशस वाला रीजन हो, यहाँ पर धीरे धीरे स्पोक्ड व्हील इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया, ये वाला रहा पूर्वी यूरोप, ये रहा वेस्टर्न एशिया, ये पार्ट रहा। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें, इधर वेस्टर्न एशिया, इधर ईस्टर्न यूरोप, तो बोल रहा है कि पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के कई स्थानों में आरे वाले पहिए मिलने लगते हैं, वो स्पोक व्हील्स हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं आने वाले समय में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिट्टी के बने खिलौने के चक्के में आरे नहीं मिलते थे, ये तो हम ऑलरेडी पढ़कर आए थे ना, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो कोई ऐसा चक्का वक्का कोई ऐसा पहिया नहीं मिल रहा है जिसमें आरे लगे हों। लेकिन वही जब वैदिक टाइम पीरियड में आर्यंस आएंगे ना, तो ये यूज करेंगे आरे वाले पहिए। आपके समझ में आ रहा है। वही हरियाणा का जो हिसार जिला है, वहां पे बनावली नामक स्थान में हड़प्पा कालीन आरे वाले पहिए की होने की बात कही जाती है। छोटे मोटे एविडेंसेस मिले हैं, बहुत बड़े लेवल पर नहीं, लेकिन वो जो छोटे मोटे आरे वाले पहिए के एविडेंसेस मिले वो भी परिपक्व हड़प्पा संस्कृति वाले टाइम पीरियड में, यानी जब मैच्योर एज वाला टाइम पीरियड था, आगे दिखाई देता है 1700 के आसपास, 1750 के आसपास, वैदिक टाइम पीरियड से लगते हुआ जो टाइम पीरियड है वहां पर हमें दिखाई देते हैं आरे वाले पहिए। इंडिया में अगर हम बात करें तो बेसिकली आरे वाले पहिए का प्रयोग कब चालू होता है, जब आर्यंस आते हैं और इससे इनकी एफिशिएंसी में बढ़ जाती है। आर्यंस के लाइफ में घोड़े का महत्व है, पता लगा हमें। आर्यंस मतलब जहां पर भी हैं ये, चाहे यूनानी रीजन में, चाहे ईरानी रीजन में, या फिर हम बोल रहे हैं साइबेरियन रीजन में, या फिर इंडिया का सप्त सैंधव प्रदेश, ये कुछ इंपॉर्टेंट जोन है आर्यंस के। तो इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंस है घोड़े का, इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंस है रथों का, इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंस था पहियों का। लेकिन पहिए में पहले ये लोग 2000 बीसी के पहले तक चक्के का प्रयोग करते थे और बाद में स्पोक व्हील का यूज करने लग जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय उपमहादेश में घोड़े के अवशेष। अब आ जाओ इंडिया कंटेक्स्ट में कि भारत में हमें कहाँ कहाँ पे इस तरह के एविडेंसेस मिलते हैं। तो बोल रहा है कि तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में घोड़े के कुछ अवशेष हमें भारतीय उपमहादेश में मिलते हुए दिखाई देते हैं, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है। सब कॉन्टिनेंट मतलब पाकिस्तान वाला रीजन भी इसमें इंक्लूड है। तो वहां पर बोल रहा है कि लगभग 3000 बीसी के आसपास हमें कुछ तो एविडेंसेस मिलते हैं। बलूचिस्तान के कोची मैदान में अवस्थित पिराक में सच्चे घोड़े के मिलने का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि सब कॉन्टिनेंट इसीलिए बात कर रहा है, क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान बेसिकली अभी पाकिस्तान का पार्ट है। तो बलूचिस्तान में हमें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं, घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। पिराक, गोमल घाटी, स्वात घाटी, यहाँ पर घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, जो दर्शाता है कि घोड़ा कि जो एक तरह से बोल रहे हैं कि उनका एक्सपांशन हो रहा है, वो दूसरे क्षेत्रों में भी अब धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। हड़प्पाई और चित्रित दूसर भांड संस्कृतियों का सम्मिश्रण हरियाणा के भगवानपुरा नामक स्थान में मिलता है, जहां घोड़े की हड्डियां पाई गई हैं। तो अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया के कंटेक्स्ट में हमें जो घोड़े के अवशेष मिलने चालू होते हैं, उनके एविडेंसेस मिलने चालू होते हैं, वो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिल जाते हैं। ये कुछ फैक्चुअल डेटा बोल रहा है कि भाई 3000 ईसा पूर्व के आसपास हमें उनके एविडेंस मिलते हैं, घोड़े के एविडेंस मिलते हैं। फैक्ट बता दिया, बलूचिस्तान हो गया, पिराक, गोमल, स्वात घाटी या फिर भगवानपुरा नामक स्थान जो है, यहाँ से हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं। लेकिन ये कौन से एविडेंसेस है जो उनसे संबंध होने की बात करता है कि हम उनको जानते थे। तो घोड़े भारत में 3000 ईसा पूर्व के आसपास दिखने लगते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर हम बात करें घोड़े का प्रयोग, तो वो हमें कब दिखाई देता है? वो हमें दिखाई देता है वैदिक एज में, क्योंकि उनके लिए वॉर का इंपॉर्टेंस था, और वॉर मतलब कि घोड़े का एक महत्व दिखाई देगा। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अब बात करते हैं दाह संस्कार की। जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया कि पहले ये लोग शवों को गाड़ा करते थे और बाद में उनका जो है जलाने वाली प्रक्रिया चालू हुई। तो ये इस स्टेज से इस स्टेज पर पहुंचते हुए दिखेंगे। बात कर रहे हैं दाह संस्कार में वैदिक, अवेस्ताई और होमर वाले साहित्य में इस प्रथा की चर्चा की गई है। यूनानी, ईरानी और भारत के जितने भी आर्य से संबंधित साहित्य है, वहां पर दाह संस्कार के बारे में प्रॉपर बताया गया, यानी ये लोग दाह संस्कार किया करते थे। हड़प्पाई लोग जो थे, उनका क्या काम था? वो मुर्दों को जमीन में गाड़ते थे। फिर 1500 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा स्थित सिमिट्री एच में
पाए गए बर्तन में मुर्दे को रखकर गाड़ने की प्रथा का पता लगता है कि भाई एक बर्तन में मुर्दे को रखकर गाड़ दिया जाता था। तो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन में यह व्यवस्था हमें दिखाई देने लगती है। दूसरी ओर बोल रहा है कि वर्तमान में 72 ऐसे प्लेसेस मिले हैं जहां सिमेट्री एच वाली सामग्रियां पाई गई हैं तथा इसे हड़प्पोत्तर काल में रखा जाता है। तो इनिशियली इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो डेड बॉडी है उसको गाड़ा जा रहा है और फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है, इसका और विस्तार होता है। कई जगह पर हमें इस तरह के एविडेंसेस मिलने लगते हैं। दहोपरांत समाधि बनाने की प्रथा 2000 ईसा पूर्व के समीप गुजरात के हड़प्पाई संस्कृति में आगे पता लगता है हमें कि 2000 ईसा पूर्व के आसपास जो गुजरात है वहां पर जो हड़प्पा वाले स्थल मिलते हैं वहां पर हमें पता लगता है 2000 ईसा पूर्व के आसपास ठीक है 2000 ईसा पूर्व के आसपास हमें पता लगता है वहां पर क्या कि अब समाधि बनाने वाली व्यवस्था चालू हो जाएगी। समाधि पता है ना, तो समाधि वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमें धीरे धीरे दिखाई देने लगता है 2000 BC के आसपास। नेक्स्ट चलते हैं अग्नि पूजा। अग्नि पूजा का मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लास्ट स्लाइड। ओके तो बस ये लास्ट स्लाइड है, ये और देख लेते हैं। अग्नि पूजा के बारे में बता रहे हैं कि अग्नि पूजा का क्या महत्व है। अग्नि पूजा हिंद आर्य और हिंद ईरानियों की विशेषता मानी जाती है कि ये लोग आग अग्नि की जो पूजा करते थे वो चाहे हम बात करें इंडो आर्यन चाहे हम बात करें इंडो ईरानी, इन लोगों की विशेषता मानी जाती है। ऋग्वेद में वेदी की चर्चा की गई। वेदी मतलब आप समझ गए, जो वेदी बनाई जाती है, हवन कुंड जिसे हम बोलते हैं। जिंद अवस्था में अग्नि पूजा के बहुत महत्व दिया गया है। ना केवल इंडिया में जो वैदिक आर्यंस रह रहे थे बल्कि जो आपका पर्शिया वाला रीजन था वहाँ का एक टेक्स्ट है, आर्यन से रिलेटेड लिटरेचर है जिंद अवस्था, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट माना गया इसको। ठीक है, कुछ लोग अग्नि पूजा को हड़प्पाई मानते हैं किंतु जो अग्नि वेदियाँ गुजरात के लोथल नामक स्थान से मिली हैं और जो राजस्थान के कालीबंगा में पाई गई हैं उन्हें सच्ची वेदियाँ नहीं माना जाता है। अब देखो जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें पता लगता है कि लोथल और कालीबंगा से कुछ हमें अग्नि वेदियाँ मिली हैं। ठीक है, लेकिन माना जा रहा है कि वो जो अग्नि वेदियाँ हैं उनका संबंध इससे अग्नि पूजा से नहीं था या फिर वो इस तरह से श्लोक वाली व्यवस्था हमें वहाँ पर नहीं दिखाई देती है। ठीक है, लास्ट बोल रहे हैं कि अग्नि पूजा प्राचीन काल में अनेक समाजों में होती होगी और इसमें सैंधव सभ्यता को शामिल किया जा सकता है, लेकिन वो सच्ची अग्नि वेदियाँ नहीं है जो हमें आर्यंस के टाइम पीरियड में दिखाई देता है। लेकिन यह स्थापित नहीं किया जा सका है कि हड़प्पा की वेदिकाओं का रूप वैदिक वेदियों जैसा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि अग्नि पूजा का जो इंपॉर्टेंस है वो हमें वैदिक टाइम पीरियड में दिखाई दे रहा है। जो अग्नि वेदियाँ हैं, सच्ची अग्नि वेदियाँ, उन्हें माना जा रहा है, उनका एक अलग अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर हुआ करता था, उनका अलग महत्व हुआ करता था। हाँ, हल्का फुल्का हमें लोथल या फिर कालीबंगा में दिखता है, लेकिन वो स्ट्रक्चर नहीं है जो आज हमें इंडियन सोसाइटी में दिखाई देता है। तो आई होप आपको सेशन समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा चैप्टर था, अभी हम वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। बस इस चैप्टर के थ्रू राइटर आपको ये कन्वे करना चाह रहा था कि आर्यंस मतलब क्या। आर्यंस मतलब वॉर, घोड़ा, रथ, तीर वाले पहिए हो गए, पैट्रियार्कल सोसाइटी हमें दिखाई देती है वहाँ पर, क्या बोलते हैं, अग्नि पूजा दिखाई देती है, शव दाह संस्कार दिखाई देता है। ये कुछ चीज़ें जो होंगी ना वो एक आर्यंस को अलग से रिफ्लेक्ट कराती है, दिखाती है कि अच्छा ये आर्यंस की क्वालिटी थी। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो जितना हो सके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए और कोई भी डाउट है उसको ज़रूर बताइए। काफ़ी बच्चे क्लास के लिए बोल रहे थे, तो देखो क्लास के नंबर्स बढ़ा दिए गए हैं। अभी मेरी क्लास वीक में 2 दिन लगेगी, मंडे और वेंसडे। ठीक है, तो आज रात 8 बजे और परसों रात 8 बजे, और बाकी सारी क्लासेस आपकी चल रही है। करंट अफेयर हो गया, बाकी जीएस हो गया, उन्हें अच्छे से पढ़िए, बुक को साथ साथ जरूर में रिवाइज करते रहिएगा। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिविजन करते रहिए। थैंक यू।